नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह यूपी के RO ARO के प्रश्न पत्र 2021 का दूसरा भाग है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, अर्थात इनकी स्थापना कब हुई थी। तो बात करते हैं यहाँ पे नाबार्ड की। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी साल 1982 में, और स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी साल 1992-93 में, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी साल 1998 में, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो की गई थी वह था आपका साल 1975। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 4, उसके बाद आपका आता है 1, उसके बाद आपका आता है 2, और उसके बाद आपका आता है 3। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग जो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला आपका ये कह रहा है कि यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था, और दूसरा कह रहा है कि इसका आयोजन पांडिचेरी यानी कि पुदुचेरी में किया गया था। तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि साल 2022 में जो राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम का संस्करण था वह 20वां नहीं था, वह था आपका 25वां। और ये सही है कि 2022 में जो आयोजन किया गया था वह पांडिचेरी में किया गया था। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन केवल आपका भी होता है। इसके बारे में जाने तो आपको पता है कि इसके बारे में कि इस महोत्सव का जो थीम रखा गया था 2022 में, उसका थीम रखा गया था इट्स ऑल द माइंड। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव वर्ष की शुरुआत जो की गई थी साल 1995 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी, साल 1995 में, और 12 जनवरी 2023 को इसका 2023 में जो इसका था वह 26वां संस्करण था। और यह महोत्सव कहाँ पे हुआ था, 23 वाला जो महोत्सव हुआ था वह कर्नाटक के हुबली में हुआ था, कर्नाटक के हुबली में हुआ था, और इसका थीम रखा गया था विकसित युवा विकसित भारत। तो यहाँ पे पूछा क्या है, तो मैंने बताया कि 2022 में जो हुआ था वह 20वां नहीं था, क्या था, 25वां था। और ये सही था कि 2022 वाला पुदुचेरी में हुआ था, और 2023 की बात किया जाए तो उसका 26वां संस्करण था, जो कि कहाँ पे हुआ था, कर्नाटक के हुबली में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फॉर्म्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया था। ऑप्शन है आपके 2001, 2005 या 2015। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए, साल 2001 में सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फॉर्म्स राइट अधिनियम को पारित किया था। इसके बारे में अगर जाने तो इससे पौधों की किस्म, कृषकों और पौधों के संवर्धकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने तथा साथ ही साथ पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, इस अधिनियम को लाया गया था। अगला है कि नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थलों में शामिल नहीं था। तो यहाँ पर जो आपका शीर्ष 3 स्थलों में शामिल नहीं था वह था आपका इंदौर। अगर इसके बारे में जाने तो नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास शहरी लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में जो शीर्ष 3 देश थे और शहर थे वह आपका पहले नंबर पे शिमला था, दूसरे नंबर पे अगर बात किया जाए तो कोयम्बटूर था, और तीसरे नंबर पे आपका था चंडीगढ़। तो इस पे आप देख सकते हो कि बेसिक तौर पे इसमें इंदौर शामिल नहीं है। लेकिन नीचे से अगर बात किया जाए इसमें सबसे निचला पायदान किसका था, तो सबसे निचला पायदान था धनबाद का, उसके बाद मेरठ था, उसके बाद ईटानगर था, उसके बाद गुवाहाटी था, और लास्ट में आपका मतलब इसके बाद पटना। तो सबसे निचले वाले क्रम में कौन सा आपका रहेगा, तो सबसे निचले वाले क्रम में धनबाद था, और सबसे ऊपर वाले क्रम में कौन था, आपका शिमला था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस साल किया गया था। ऑप्शन है 1950, 1952, 1954 या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर स्थापना की बात की जाए तो 6 अगस्त साल 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। इसके बारे में कहा जाए तो यह एक संविधानेतर निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग, जिसे कि अब वर्तमान समय में नीति आयोग के नाम से जानते हैं, इनके सभी पदेन सदस्य होते हैं। तो सदस्यों की बात की जाए तो कौन है, तो मैंने आपको बताया कि पीएम इनके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, और साथ ही साथ जितने भी यूटीज हैं उनके प्रशासक इनके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और इसकी स्थापना 6 अगस्त साल 1952 में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीडीबी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो सीडीबी के अगर मुख्यालय की बात की जाए तो सीडीबी के मुख्यालय जो है वह लखनऊ में स्थित है। अगर सीडीबी के स्थापना की बात की जाए तो सीडीबी की स्थापना जो की गई थी वह 2 अप्रैल साल 1990 में की गई थी। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी और यह बेसिक तौर पे यह संस्थान एक जो है MSME क्षेत्र की वित्तीय और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए एकल खिड़की के रूप में एक प्रतिस्पर्धात्मक ग्राहक अनुकूलन संस्थान है। श्री शिव सुब्रमण्यम रमन इसके अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक हैं। तो वर्तमान समय में अगर सीडीबी के MD की बात की जाए या CEO की बात की जाए तो वह हैं आपके शिव सुब्रमण्यम रमन। शिव सुब्रमण्यम रमन वर्तमान समय में इसके क्या हैं? MD और CEO हैं। अगला है आपका कि रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व के मापने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कोहरा का, ध्वनि का, प्रदूषित जल का या धुआं का। तो रिंगलमैन की अगर हम बात करें तो रिंगलमैन का जो प्रयोग बेसिक तौर पे किया जाता है वह धुएं के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। अब इसके बारे में जानें तो यह धुएं के आभासी घनत्व के मापने का एक पैमाना है। इसका विकास पेरिस के कृषि इंजीनियर थे, उनका नाम था मैक्सिमिलियन रिंगलमैन। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे जो बेसिक तौर पे रिंगलमैन जो स्केल है उसको किसने बनाया था? तो पेरिस के एक कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्सिमिलियन रिंगलमैन, उन्होंने किया था और साल था 1888 का। 1888 में रिंगलमैन स्केल को बनाया गया और इस स्केल में सफ़ेद स्तर पर काली रेखाओं के अनुमानित घनत्व के 5 स्तर होते हैं जो 5 स्तर होते हैं जो धुएं का मापन करता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रिंगलमैन में कुल कितने स्तर होते हैं? तो 5 स्तर होते हैं। इसको किसने विकसित किया था? तो रिंगलमैन ने किया था और उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा है। रिंगलमैन कहाँ के थे? पेरिस के थे। और कब इसको विकसित किया गया? साल 1888 में। आगे दिया कि एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं और यह सूचनाओं का सही तार्किक व्यवस्था। तो जब आप एक किताब ओपन करते हैं, ठीक है, तो जब आप किताब ओपन करते हैं तो उनमें जो सही व्यवस्थित क्रम होता है वो क्या होता है? आपका सबसे पहले किताब में क्या होता है? शीर्षक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या रहेगा? आपका शीर्षक होता है। शीर्षक के बाद आपका क्या होता है? विषय सूची होता है। ठीक है, किताब में शीर्षक के बाद विषय सूची होता है। विषय सूची के बाद आपका होता है प्रस्तावना और प्रस्तावना के बाद अध्याय होता है और अध्याय के बाद अनुक्रमणिका होती है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जो सही क्रम है वह क्या है आपका? तो जो 5वें नंबर का है 5, उसके बाद आपका 2, उसके बाद आपका 1 और उसके बाद 3 और 4। तो एक किताब में सही अनुक्रम क्या होता है? तो शीर्षक के बाद होता है विषय सूची, विषय सूची के बाद होता है आपका प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद होता है अध्याय और अध्याय के बाद होता है अनुक्रमणिका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है चेरो, खरवार, गोंडिया, सहरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बेसिक तौर पे वह सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पे जानते हैं कि सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। सहरिया जनजाति मुख्यतः आपकी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती है, न कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पाई जाती है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो चेर पाई जाती है, उसके बाद गोंड पाई जाती है, उसके बाद खरवार पाई जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे धूरी और ओझा नामक भी जनजातियाँ वाराणसी में देखने को मिलती है। ठीक है, धूरी और ओझा। और यहाँ पूछा है कि सहरिया, तो सहरिया वाराणसी में नहीं पाई जाती है, कहाँ पे? ललितपुर। इसके अलावा ये सारी की सारी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? वाराणसी में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो आपको पता है कि गंगा नदी जो है बेसिक तौर पे उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों से होकर बहती है। तो उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में जब वह गंगा नदी प्रवेश करती है तो सबसे पहला जिला पड़ता है बिजनौर और उत्तर प्रदेश के कुल यह 27 जिलों से बहती है और सबसे आखिरी जिला आता है बलिया। बलिया से यह कहाँ पे प्रवेश करती है? बिहार में। बलिया से बिहार में, मतलब कि बिजनौर से लेकर बलिया तक कुल 27 जिले हैं, प्रवेश करती है बिजनौर से और उसके बाद बलिया से यह बिहार में प्रवेश कर जाती है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख जिले जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं तो उनमें आपका आता है प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर और बलिया।
आगे की अगर बात करें तो साल 2008 का समय था। साल 2008 में भारत सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया किसे? गंगा नदी को। तो इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो साल 2008 में। यह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से? 27 जिलों से। किससे प्रवेश करती है? बिजनौर से। कहाँ से निकलती है? बलिया से। कितने राज्यों में होकर बहती है? तो कुल 5 राज्यों में होकर बहती है। अगला आपके संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपने पता है कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो किया गया है वह अनुच्छेद 108 है, और साथ ही साथ अनुच्छेद 118 में ये चीज़ कहा गया है कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति इसको बुलाएगा संयुक्त अधिवेशन, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ये बातें किसमें की गई? आर्टिकल 118 में। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो बेसिक तौर पे विधेयक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है साधारण विधेयक, और दूसरा होता है वित्त विधेयक, तीसरा होता है आपका धन विधेयक, और चौथा होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, बेसिक तौर पे आपका किसके किसके लिए बुलाया जाता है? तो आपका वित्त विधेयक के लिए बुलाया जा सकता है, वित्त विधेयक, और साधारण विधेयक के लिए। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन हमेशा किसके लिए बुलाया जा सकता है? वित्त विधेयक और साधारण विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के संबंधित कोई भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किन किन विधेयकों के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इसकी व्याख्या। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि ये आहूत कौन करता है? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आर्टिकल 118 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष। और संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक से संबंधित कोई भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है? ऑप्शन है राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग, अदारंग और माल गुजरी। तो यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर माल गुजरी एक महान विभूति नहीं, क्योंकि बेसिक तौर पर माल गुजरी की अगर बात की जाए तो यह एक गायन राग है, और इसका निर्माण राजा मान सिंह के द्वारा किया गया था, राजा मान सिंह तोमर के द्वारा। तो यह क्या है? आपका एक गायन राग है, गायन राग है माल गुजरी, और इसका बेसिक तौर पे इसके निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो राजा मान सिंह को, मान सिंह तोमर। और अन्य की अगर बात की जाए तो राजा मान सिंह तोमर, तानसेन और सदारंग, अदारंग, ये क्या है कि हिंदुस्तान संगीत के क्षेत्र की एक महान विभूतियाँ हैं। माल गुजरी एक गायन राग है जिसका निर्माण किसने किया था? मान सिंह तोमर ने किया था। अगला है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान किसमें है? तो आपने पता है कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, मूल रूप से जब हमारा संविधान निर्माण हुआ तो इनकी संख्या 8 थी, वर्तमान समय में इनकी संख्या कुल हो गई है 12। तो जब आप 7वीं अनुसूची को पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप 7वीं अनुसूची को पढ़ेंगे तो इनमें 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। एक है आपका संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में संघ सूची में कुल 99 विषय हैं। राज्य सूची की अगर बात की जाए तो राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं, और केंद्र बेसिक तौर पे, और यहाँ पर समवर्ती, संघ यहाँ पे केंद्र नहीं, यहाँ पे बेसिक तौर पे होगा समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची की अगर बात करें तो वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या 52 है। तो यहाँ पूछा क्या है कि किस संविधान मतलब किस अनुसूची में 3 प्रकार की विधाओं का प्रावधान है? तो 7वीं अनुसूची है। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। जैसा कि मैंने बताया कि मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान समय में इनकी संख्या 12 है, और 7वीं अनुसूची में 3 विधाएँ हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। संघ में कुल विषय 99, राज्य में कुल विषय 61 और समवर्ती में कुल विषय कितने हैं? 52 यानी कि 52। अगला है आपका कि 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन है अंबिका चक्रवर्ती, यशपाल, भगत सिंह, छबीली दास। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जब नौजवान सभा का गठन साल 1926 में किया गया था तो अंबिका चक्रवर्ती इसके सदस्य नहीं थे। अगर यहाँ पे नौजवान सभा की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना साल 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसके प्रारंभिक सदस्यों की अगर बात की जाए इसमें भगत सिंह थे, छबीली दास थे, यशपाल थे, जयपाल थे, राजगुरु आदि शामिल थे। अंबिका चक्रवर्ती इसके सदस्य नहीं थे।
अगला क्वेश्चन है कि सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रदर्शन आकलित करने का एक तरीका है, और दूसरा कह रहा है कि यह भारत में MMME यानी कि MSME यानी कि इसका पूरा नाम आता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हेतु व्यापार सुगम को आकलित करता है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आपका सही होता है, केवल एक वाला ऑप्शन आपका सही है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है, न कि MSME हेतु व्यापार को सुगम करने का आकलन ये नहीं प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर आपका सही होता है कि एक वाला सही है। इसके बारे में अगर जानें तो यह सूचकांक केंद्रीय वित्त एक कारपोरेट मंत्री, मतलब कि केंद्रीय वित्त का एक कारपोरेट मंत्री इस सुगमता सूचकांक को क्या करता है, जारी करता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसको जारी कौन करता है, तो केंद्रीय वित्त का एक कारपोरेट मंत्री इसको जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील। इस क्वेश्चन को पूछा गया था और यह क्वेश्चन ठीक है गलत था, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन सही हैं। क्योंकि आपको पता है कि जल में जो घुलनशील विटामिन है वह बी और सी है। जल में घुलनशील विटामिन जो है, जल में घुलनशील की विटामिन की बात करें तो बी और सी है, और वसा में अगर घुलनशील विटामिन की बात कराया जाए तो ADE के हैं। ADE के जो है वह वसा में घुलनशील विटामिन है। और बात करें तो घुलनशील विटामिन शरीर के यकृत, वसा, ऊतक और मांसपेशियों में जो होते हैं जमा होते हैं, और विटामिन का मुख्य कार्य शरीर की उपापचय दर को सुचारू रूप से बनाए रखने, और साथ ही साथ विटामिन जो शब्द जो है इसका प्रयोग, अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो उनका नाम आता है सी फंक। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, सी फंक। और विटामिन की अगर बात किया है तो यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनसे किसी प्रकार की ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। तो डॉप्सन इकाई की अगर बात किया है तो डॉप्सन इकाई से ओजोन की सांद्रता को मापा जाता है। अब यहाँ पे जानते हैं कि डॉप्सन यूनिट ओजोन के अणुओं की संख्या है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान और एक वायुमंडलीय दबाव पर 0.1 मिलीमीटर। यहाँ पे कि बेसिक तौर पे कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और एक मतलब आपका वायुमंडलीय दबाव पर 0.01 मिलीमीटर मोटी शुद्ध ओजोन की एक परत की बनाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि डॉप्सन इकाई, तो डॉप्सन इकाई से ओजोन की सांद्रता को मापा जाता है। आगे की साल 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। MN राय, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या SA डांगे। तो आपको मैं बताऊं कि अगर आपसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम लोग एटक के नाम से जानते हैं, एटक की स्थापना हुई थी साल 1920 में, और स्थापना का जगह था मुंबई। ठीक है, तो एटक की स्थापना साल 1920 में हुई थी और मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, और जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। फर्स्ट की अगर बात की जाए तो लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। 1928 में इसका बेसिक तौर पे जो अध्यक्ष चुना जाता था वह दिसंबर में चुना जाता था। तो दिसंबर 1928 में इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू, और दिसंबर 1929 में इसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे हम दिसंबर को लेकर चलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सही ऑप्शन सही किया गया था वह था आपका जवाहरलाल नेहरू को। अगला क्वेश्चन है कि बाल्कस झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है। ऑप्शन है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस या तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ पर जो आपका बाल्कस झील है वह कजाकिस्तान में स्थित है। इसका मैप के जरिए आप देख सकते हैं कि ये आपका मैप है। यहाँ पे आप भारत दिख रहा है, भारत के ऊपर क्या है, यहाँ पर आपको कजाकिस्तान दिख रहा है, और इसी कजाकिस्तान को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया। ये पूरा कजाकिस्तान का मैप है, और यहाँ पे आपको लेक बाल्कस दिख रहा है। तो लेक बाल्कस कहाँ पे स्थित है, आपका कजाकिस्तान में स्थित है। और इसकी बात करें तो बाल्कस जो है, मतलब कि जो ये बेसिक तौर पे एंडोरेविक बेसिन है, कैस्पियन सागर क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा यह एक अंतर्देशीय जल निकाय है बाल्कस झील। अगला है आपका कि मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। तो आपको पता है कि मैप में इधर की ओर पूर्व होता है और ये होता है आपका पश्चिम। तो पश्चिम से पूर्व की ओर की बात किया है। तो अब यहाँ पर बेसिक तौर पे दिया है कि पैसरा, लेखैया, वीरभानपुर और मरदाहा। तो अगर इनकी हम बात करें तो बेसिक तौर पे जो आपका पश्चिम से पूर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका कि यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश। तो जो आपका मरदाहा पड़ता है यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पड़ता है। ठीक है, प्रतापगढ़। उसके बाद अगर बात किया है तो लेहिया जो है वह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पड़ता है। ये आपके मिर्ज़ापुर में पड़ता है।
और उसके बाद अगर बात करें पैसारा की, तो पैसारा पड़ता है बिहार में, ठीक है, ये पड़ता है बिहार में। और उसके बाद अगर बात करें हम बीरभानपुर की, तो बीरभानपुर पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका प्रतापगढ़ आएगा, यहाँ पर है, प्रतापगढ़ के जस्ट नीचे आपका क्या है, मिर्ज़ापुर है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिहार है और उसके बाद पश्चिम बंगाल है। तो इसका सही क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले आपका 4 होगा, 4 के बाद आपका होगा, 4 के बाद आपका 2 होगा, क्योंकि यह मिर्ज़ापुर में है जो आपका लेखहिया है। और उसके बाद आपका आता है बिहार वाला, और बिहार में जो स्थित है वह है पैसारा यानी कि पहला क्रम का आएगा। और उसके बाद आपका आएगा बीरभानपुर, जो कि बीरभानपुर जो इसमें ऑप्शन दिया गया है तीसरे नंबर पे, क्योंकि बीरभानपुर कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और यहाँ पे कोड दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखना है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे पूछा गया कि विटामिन, तो विटामिन कौन सा है इनमें से, तो कैरोटीन एक प्रकार का क्या है, आपका विटामिन है, तो 3 का ए हो जाएगा आपका। उसके बाद दिया है एंजाइम, तो पेप्सिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। तो यहाँ पे पेप्सिन की अगर बात करें जाए तो यहाँ पे पेचिसियन लिख दिया है, यहाँ पे होगा पेप्सिन, ठीक है। तो आपका ये पेप्सिन क्या हो जाएगा, एक प्रकार का एंजाइम है। उसके बाद हार्मोन की अगर बात की जाए तो हार्मोन क्या है, आपका प्रोस्टोजन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रोटीन, तो कैरोटीन एक प्रकार का क्या है, आपका प्रोटीन है, तो यहाँ पर ये डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इसका सही मैच हो जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से आपका मैच करना है, स्थल दिया गया है और संबंधित तीर्थंकर के बारे में दिया गया है। तो श्रावस्ती किससे संबंधित है, तो श्रावस्ती की अगर बात की जाए तो श्रावस्ती जो संबंधित है वह संभवनाथ से संबंधित है, तो आपका ए का संभवनाथ हो जाएगा। उसके बाद काकंदी की बात की जाए तो काकंदी का संबंध आपका सुविधिनाथ से है, तो यहाँ पे बी का 3 हो जाएगा। और सुविधिनाथ का एक अन्य नाम आता है पुष्प दंत, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, सुविधिनाथ नाम थे या पुष्पदंत, ये दोनों उन्हीं का नाम है। उसके बाद अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या का संबंध ऋषभनाथ से है। और उसके बाद पभोसा की बात की जाए तो पभोसा का संबंध पद्म प्रभु से है, ठीक है, पभोसा का संबंध किससे, पद्म प्रभु से। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है अलीगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर या वाराणसी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता था ए, अलीगढ़ को स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे है कि अलीगढ़ को स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया था, उसके बाद अभी तक रिकॉर्ड नहीं आए, तो जिसके कारण हम करेंट अफेयर्स की दृष्टि को आपको नहीं बता पा रहे हैं। अगला है आपका कि 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी। तो पहला तो ये जान लीजिए कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है उस पुस्तक के लेखक कौन है, राजा राम मोहन राय। इसको पब्लिश कब किया गया था, 1809 में। अब बात यहाँ पे है कि इसको किस भाषा में लिखा गया था। तो राजा राम मोहन राय ने इसे बेसिक तौर पर लिखे थे फारसी में, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने इसे किस में लिखे थे, फारसी भाषा में लिखे थे। अगर यहाँ पर बात की जाए तो इसका बेसिक तौर पर हिंदी में अनुवाद होता है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का कि एकेश्वरवादियों को उपहार। तो कई बार हिंदी में पूछ देता है कि एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक किसने लिखा था, राजा राम मोहन राय ने। इनके अगर बारे में बात किया जाए तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। और 1828 में, ठीक है, 1828 में इन्होंने बेसिक तौर पर ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। और आपने पता है कि इन्हें सती प्रथा के अंत के नाम से भी जाना जाता है कि इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। साथ ही साथ इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, किन्हें, राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। यहाँ पे इंसुलिन है, साइटोकाइनिन है, थायरॉक्सिन है और एस्ट्रोजन है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया है कि एक कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन जो है वो है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। अन्य की अगर बात करें इंसुलिन की, थायरॉक्सिन की और एस्ट्रोजन की, तो यह एक मानव हार्मोन है। तो इसको भी याद रखिए, कई बार इनमें से पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा मानव हार्मोन है और कौन सा पादप। तो यहाँ पर मैंने बताया कि साइटोकाइनिन जो है वह पादप हार्मोन है और अन्य सभी क्या है, आपके मानव हार्मोन है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करना होता है। और यहाँ पे आपसे पूछा है साइटोकाइनिन, तो जब वो मतलब पादपों में कोशिका विभाजन होते हैं तो उसमें बेसिक तौर पे यह प्रेरक का काम करते हैं। अगला है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन गैस के रूप में,
नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या अमोनिया के रूप में। तो आप सभी ने पता है कि पौधे नाइट्रोजन का ग्रहण नाइट्रेट के रूप में करते हैं, लेकिन कुछ इसकी मात्रा नाइट्राइट के रूप में भी लेते हैं और अमोनिया के रूप में भी लेते हैं। नाइट्रोजन पौधों को प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होता है और इसकी कमी से पौधों में वृद्धि नहीं होती है। तो पौधे नाइट्रोजन को अपनी वृद्धि के लिए लेते हैं किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में। हल्का फुल्का मात्रा में नाइट्रेट भी लेते हैं और अमोनिया, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। आगे आपका कि मैच कराना है, यहाँ पे बादशाह का नाम दिया गया और उनके साथ दिया गया है दीवान का नाम। तो किनके दीवान थे, तो अकबर के जो दीवान थे उनका नाम था आपका मुजफ्फर खान। तो यहाँ पे आपका अकबर के साथ हो जाएंगे मुजफ्फर खान। जहांगीर के दीवान की अगर बात की जाए तो जहांगीर के दीवान का नाम था गियास बेग एतमाद उद्दौला। ठीक है, तो जहांगीर के साथ गियास बेग एतमाद उद्दौला हो जाएंगे। शाहजहां की बात की जाए तो शाहजहां के दीवान थे सादुल्ला खान। तो यहाँ पर शाहजहां के साथ सादुल्ला खान हो जाएंगे। और औरंगजेब की बात की जाए तो औरंगजेब के दीवान थे असद खान। तो औरंगजेब के साथ यहाँ पर असद खान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, ये दिया है तो आपका दिया है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, बिल्कुल आपका सही है कि यह गाजियाबाद में ही स्थित है। आगे दिया है आपका कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तीसरा दिया है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर में नहीं, वाराणसी में स्थित है। ठीक है, गोरखपुर में नहीं, वाराणसी में स्थित। तो यही आपका सुमेलित नहीं है। और अगला दिया है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो यह लखनऊ में स्थित है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं था क्योंकि यह कहाँ पे स्थित है, वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल राइसी निम्नलिखित में से किस देश से थे। तो ऑप्शन है कुवैत, सऊदी अरब, तुर्की या संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि अहमद नसर अल रईसी जो थे वह संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम लोग UAE के नाम से जानते हैं, ये थे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 25 नवंबर साल 2021 को संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अल रईसी को इंटरपोल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह UAE के गृह मंत्रालय में एक इंस्पेक्टर जनरल थे। इनका कार्यकाल कितने सालों का है, 4 साल। मतलब कि वर्तमान समय में भी इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है, अहमद नसर अल रईसी। तो इनका कार्यकाल 4 साल का होगा। यह पहला अवसर है कि जब मध्यपूर्व एरिया से कोई व्यक्ति को इंटरपोल का अध्यक्ष बनाया गया। इंटरपोल की अगर बात की जाए तो इंटरपोल में वर्तमान समय में कुल सदस्य देशों की संख्या 195 है। और इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना साल 1923 में हुई थी और इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। ठीक है, लियोन फ्रांस में, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। और बेसिक तौर पे यहाँ पे आपका अगर बात की जाए तो साल 2022 में इंटरपोल की 90वीं महासभा की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई थी। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली में कौन सी, तो यहाँ पे 90वीं बैठक जो हुई थी साल 2022 में हुई थी और कहाँ पर, ठीक है, दिल्ली में। तो ये सारे आपके करंट अफेयर्स के फैक्ट हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। अगला आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण के कोष अंतर्गत सुरक्षित है। तो आपका यहाँ पे पूछा गया है कि MSP के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फसल आरक्षित है। तो आपका दिया गया है मतलब कि अंतर्गत संरक्षित है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है आपका बी, आलू संरक्षित है। तो यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं बेसिक तौर पे कि आलू की फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। साल 2014-15 में 500 करोड़ रुपए के कोष के साथ मूल्य स्थिरीकरण निधि की मंजूरी प्रदान की गई थी। और राज्य सरकार और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश ने और केंद्रीय एजेंसियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया था, जिससे कि वे अस्थिर वस्तुओं जैसे कि प्याज हो गया, आलू हो गया, दाल हो गए के मूल्य को स्थापित कर सकें। 2014-15 में प्याज, आलू और दाल जैसी आवश्यक कृषि वस्तुओं की लागत अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के तहत स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई थी। और इस तरह के सामान सीधे किसानों के संगठनों और फर्म डेयरी मंडियों से खरीदे जाएंगे और उपभोक्ता हैं उनको अधिक किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि मूल्य स्थिरीकरण कोष की शुरुआत कब की गई थी, साल 2014-15 में की गई थी। तो दोस्तों ये था आपका दूसरा भाग। उम्मीद करता हूँ कि आपको RO के प्रश्न पत्र अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।